अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। रेवेन्यू एक्ट की आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके अंदर हमने चैप्टर 9 और चैप्टर 10 जो है उसको डिस्कस करना है। बाकी हमारा जो रह जाएगा वो हम इंशाल्लाह कल वाली क्लास में सारा कवर कर देंगे। और उसके बाद ग्रुप में आपके साथ कुछ एमसीक्यूज शेयर करूंगी रेवेन्यू के, तो उसको भी आप जो है ना वो रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आज हमने पढ़ना है चैप्टर 9। चैप्टर 9 में बात की गई है कि रिकवरी ऑफ अदर डिमांड्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स। ठीक है, कि कोई और आपके फी वगैरह है, कोई और चार्जेस हैं जो आपने लैंड ओनर से कलेक्ट करने हैं। ठीक है, डिफॉल्टर से कलेक्ट करने हैं, तो उसको आप किस तरह से उसकी रिकवरी करेंगे, उसके बारे में आपको बताता है चैप्टर 9। ठीक है, चैप्टर 9 ज्यादा लंबा नहीं है, इसमें जस्ट 3 सेक्शन है। सेक्शन 13 इसमें सबसे पहले है। सेक्शन 13 के अंदर बात की गई है कि रिकवरी ऑफ सर्टेन एरियर थ्रू रेवेन्यू ऑफिसर के। फॉर एग्जांपल, अब ये इसमें ये बात नहीं की गई कि आपने लैंड रेवेन्यू के बारे में आपने बात करनी है। लैंड रेवेन्यू नहीं, उसके अलावा अगर आपके कोई और बकाया जात रहते हैं, किसी चीज की आपने कोई फी लेनी है या कुछ भी, वो हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट जो सेक्शन है ना हमारा 114, उसके अंदर बड़ा डिटेल में बताते हैं। 113 में आपने ये याद करना है कि लैंड रेवेन्यू के अलावा अगर कोई और बकाया जात है तो उसको आपने किसके थ्रू लेना है। ठीक है, लैंड जो आपका होगा ना, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, उसके थ्रू आपने वो चार्जेस भी उससे रिकवर करने हैं। ठीक है, वो चार्जेस भी कौन रिकवर करता है? रेवेन्यू ऑफिसर रिकवर करता है। यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात हुई है। अब इसमें मजीद मतलब वो कहता है कि अगर कोई विलेज ऑफिसर है, उसने क्या किया है कि उसने एक लैंड ओनर है, उसके जितने भी ड्यूज थे या उसका जो रेवेन्यू था, लैंड रेवेन्यू टैक्स जो उसका था, वो उसने विलेज ऑफिसर ने उससे ले लिया है। ठीक है, लेकिन उसने आगे गवर्नमेंट को वो अदा नहीं किया। उसने ले लिया लेकिन उसने गवर्नमेंट को अदा नहीं किया। तो इस पर भी जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा ना, उसकी जिम्मेदारी है कि उसने विलेज ऑफिसर से वो जाके कलेक्ट करना है। ठीक है, उसने उससे रिकवरी करनी है कि आया वो किधर है। ठीक है, उसके बाद अगर जो आपका लैंड ओनर है उसके कुछ और बकाया जात रहते हैं तो उसकी रिकवरी भी किसने करनी है? रेवेन्यू ऑफिसर ने करनी है। यहाँ पर आपको सिर्फ वो ये बात बता रहा है। ठीक है, याद रखना है कि सेक्शन 113 के अंदर बात की गई है कि अगर लैंड रेवेन्यू के अलावा कोई और चार्जेस रहते हैं, कोई और बकाया जात, कोई और ड्यूज आपके रह गए हैं, तो उसको किसने रिकवर करना है? उसको भी रेवेन्यू ऑफिसर रिकवर करेगा। और इसमें फिर वो एक बात और भी बताता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई विलेज ऑफिसर है, विलेज ऑफिसर को हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर कोई विलेज ऑफिसर है, ठीक है, और उसने रेवेन्यू जो है वो ले लिया है, ठीक है, लैंड ओनर से उसने रेवेन्यू जो है वो ले लिया है, लेकिन आगे उसने गवर्नमेंट को अदा नहीं किया, गवर्नमेंट के खाते में उसने नहीं डलवाया, तो उसके रिकवरी भी कौन करेगा? उसकी भी रिकवरी भी आपसे करेगा रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, ये आपको कौन बता रहा है? सेक्शन 113 बता रहा है। अब सेक्शन 114 के अंदर बात आ जाती है कि अदर सम रिकवरेबल एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब ऊपर हमने बात की 113 के अंदर कि आपसे जो है लिया जाएगा, जो आपके बकाया जात होंगे, जो आपके इसके रेवेन्यू के अलावा जो आपके ड्यूज वगैरह होंगे, उनको कौन लेगा? तो उनको रेवेन्यू ऑफिसर ने लेना। ये आपको 113 ने बता दिया। अब 114 कह रहा है कि जो आपके बकाया जात हो जाएंगे, जिसमें आपकी कोई फी हो जाती है या कोई आपका वैसे बयाना वगैरह हो जाता है, कोई भी चीज जो आपकी रह गई है आपने लैंड ओनर से वसूल करनी है, उसको भी आप एज अ एरियर डील करेंगे। ठीक है, एज अ एरियर आपने उसको भी वसूल करना है। ठीक है, मतलब 113 में बताया कि कोई बकाया जात है तो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर जो होगा वही उसकी रिकवरी करेगा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि उस बकाया जात की रिकवरी किस तरह से की जाएगी? उसकी रिकवरी की जाएगी एज अ एरियर। ठीक है, एरियर के तौर पर उसकी भी आपने रिकवरी करनी है। अगर आपका कोई चार्जेस जो है वो रह गया है, कोई आपकी मनी रहती है, कोई फी रह गई है, कोई आपका बयाना रह गया है, कोई भी चीज, ठीक है, तो उसकी भी रिकवरी आपने किस तरह से करनी है? एरियर के तौर पर करनी है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है सेक्शन 115। सेक्शन 115 में कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर 8 टू सम रिकवरेबल अंडर दिस चैप्टर। ठीक है, अब हमने पीछे चैप्टर 8 में पढ़ा था कि एक एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कराई जाती है। तो वो कह रहे हैं वो जो एप्लीकेशन में प्रोसीजर बताया गया है ना, यहाँ पर 115 में बताया जा रहा है कि ये वाली जो रिकवरी करनी है ना, इस रिकवरी के लिए भी सेम वही प्रोसीजर यूज होगा जो आपने चैप्टर 8 में किया है। इसके अलावा यहाँ पे कोई बात नहीं है। तीनों बड़े सिंपल हैं, अपने माइंड में बस सेट कर लें कि चैप्टर 9 जो है उसमें बात की गई है रिकवरी ऑफ अदर पेमेंट्स, कि आपकी रेवेन्यू के अलावा कोई और पेमेंट जो है वो आपकी रह गई है तो उसको आपने किस तरह से उसकी रिकवरी करनी है, उसके बारे में बात की गई। इसके बारे में तीन ही सेक्शन डील करते हैं। सेक्शन 113, 114 एंड 115। ठीक है, 113 में कहता है कि अगर आपके कोई और बकाया जाते हैं तो उसको भी रेवेन्यू ऑफिसर ही आपसे कलेक्ट करेगा। फिर 114 में कह रहा है कि
रेवेन्यू ऑफिसर उसको कैसे आपसे कलेक्ट करेगा, एज एन एरियर, ठीक है। फिर 115 में कहता है कि एप्लीकेशन उस सबको प्रोसीजर जो उसका होगा उसको वसूल करने का, वो सारा वही होगा जो आपको चैप्टर 8 में पहले बता दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाए चैप्टर 10 के ऊपर। अब जो चैप्टर 10 है ना, इसमें बात की गई है सर्वे एंड बाउंड्रीज। मैंने पीछे आपको डिफाइन के अंदर पढ़ाया था कि सर्वे भी आई थिंक मैंने पढ़ा दिया था, और बाउंड्रीज बाउंड्रीज मैंने आपको बताया था कि जमीनों के ऊपर निशान लगाए जाते हैं कि ये जमीन इस बंदे की है, ये इस बंदे की है, ये इस बंदे की है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर 10 है ना, ये उसी के बारे में डील कर रहा है कि सर्वे और बाउंड्रीज के बारे में आपको बता रहा है कि किस तरह से बाउंड्रीज होनी है, किस तरह से सर्वे होना है, ठीक है। अब जो है सेक्शन 116 जो है, इसके अंदर बात की गई है कि रेवेन्यू सर्वे में बी इंट्रोड्यूस्ड बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन एनी पार्ट ऑफ प्रोविंस। इसमें वो कहता है कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो थ्रू नोटिफिकेशन, कि वो नोटिफिकेशन के जरिए आपको किसी भी प्रोविंस में जाके कह सकता है कि जाके सर्वे करो, किसी भी जमीन का जाके सर्वे किसी भी वक्त बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो आपको कह सकता है। सिंपल सी चीज है, सर्वे मतलब है कि आपने जमीन की पैमाइश करनी है, जाके देखना है जमीन के बारे में, सारे जांच पड़ताल करनी है, ठीक है। तो 116 सिंपल आपको कह रहा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है किसी भी प्रोविंस के अंदर, और किसी भी वक्त वो कह सकता है कि जाके किसी भी जमीन का सर्वे करें, ठीक है। ये आपको सेक्शन 116 बता रहा है। फिर हमारे पास आता है सेक्शन 117 के अंदर बात की गई है रेवेन्यू ऑफिसर डिफाइन बाउंड्रीज, कि जो बाउंड्रीज लगाई जाती है ना, उसकी पावर किसके पास होती है, उसकी पावर होती है रेवेन्यू ऑफिसर के पास। इसमें भी ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, बस अपने एमसीक्यूज के तौर पे याद करें, अपने माइंड में ये बिठा लें कि 116 के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी भी वक्त किसी भी प्रोविंस के अंदर आपको नोटिफिकेशन के थ्रू कह सकता है कि जाके जो है आप वहां पर सर्वे करके आए, ठीक है। और 117 जो है, 117 में वो आपको कहता है कि बाउंड्रीज लगाने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है, वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास होती है, ठीक है। फिर सेक्शन 118 पे आ जाए, 118 में बात की गई है प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड को मैं यहाँ पर आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जो रेवेन्यू ऑफिसर है, ठीक है, अब उसने एक रिकॉर्ड तैयार करना है। वो क्या करेगा, वो जो जमीन होंगी ना, फॉर एग्जाम्पल ये जमीनें हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर जमीन है, ठीक है, ये ए की है, ये बी की है और ये सी की है। रेवेन्यू ऑफिसर ने क्या करना है, वो उसने सबको बुलाना है, उसने कहना है आओ के और अपने अपनी जमीनों का जो हिसाब खाता है ना वो मुझे यहाँ पर लिखवा के जाओ, क्यों, क्योंकि वो एक रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब जो बंदा नहीं आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर करते हैं कि ए भी आ गया, ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं कि ए भी आ गया है लिखवाने, जो बी था वो भी आ गया, अब जो सी है ना ये नहीं आया, ये रेवेन्यू ऑफिसर के पास नहीं गया अपनी जमीन का रिकॉर्ड लिखवाने, तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, इसके ऊपर फाइन चार्ज कर सकता है। ये आपने लिख लेना है यहाँ पे, रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, इसके ऊपर फाइन चार्ज कर सकेगा, जो 50 से स्टार्ट होता है। आगे रेवेन्यू ऑफिसर की मर्जी है कि वो उसके ऊपर कितना लगाए, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है, 50 से होता है। उसके बाद आ जाए सेक्शन 119 की तरफ, ठीक है। 119 में कहता है असिस्टेंट गिवन इन मेजरमेंट, ठीक है। यहाँ पर वो मेजरमेंट की बात कर रहा है। अब इस चीज को बड़ा जरा गौर से समझ लीजिएगा कि मेजरमेंट किस तरह से की जाती है, ठीक है। मेजरमेंट ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसने आपने किसी नई जमीन की जाके करनी है, उसको देख लें, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक जमीन है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक बड़ी डायग्राम में आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक जमीन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी पैमाइश करनी है। जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है या जो ये अफसर, ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो पैमाइश करता है ना, मेजरमेंट करता है, वो ये करता है जंजीरों की मदद से, ठीक है। इनके पास क्या होती है, एक चेन होती है, जंजीर होती है, ठीक है। उसके थ्रू ये क्या करता है, पैमाइश करता है। अच्छा, अब इसने पैमाइश के लिए आना है, यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल की फॉर्म में ना आपके पास एक सरहदा होगा जमीन का। सरहदा वो जहां पर तीन गांव इकट्ठे मिल रहे होंगे, ठीक है। जहां पर तीन गांव इकट्ठे मिल रहे होंगे, उसने क्या करना है, वहां से पैमाइश करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसने कहाँ से पैमाइश करनी स्टार्ट करनी है, सरहदा से। सरहदा वो होता है जो एक नुक्कड़ होती है जहां पर तीन गांव इकट्ठे जो है ना मिल रहे होते हैं, ठीक है, उसको सरहदा कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर से उसने पैमाइश स्टार्ट करनी है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो आप जो समझ लें कि यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर हम छोटे छोटे लगा देते हैं, आपको नजर आ रहे होंगे बुर्जियां, ठीक है।
ये एक बुर्जी है, ये बुर्जी है और ये बुर्जी है, ठीक है। अब उसने यहाँ से पैमाइश करनी है, ठीक है। उसको कहा गया है कि मेरी जमीन की दोबारा पैमाइश करो, उसने क्या करना है, यहाँ से पैमाइश करनी है। अब ये जमीन थी, ये सरहद है, यहाँ से उसने पैमाइश स्टार्ट करनी है। ये जो अंदर येलो लगाई है ये क्या है, ये बुर्जी है, ठीक है। बुर्जी वो जो जमीन के अंदर उन्होंने रखी हुई होती है, एक निशानी होती है, जमीन के अंदर भी दबा देते हैं, मोस्टली ऊपर भी होती है कभी कभार, ठीक है। अब उसको ना पैमाइश करने के लिए दो लोगों की जरूरत है, ठीक है। मतलब दो तरह के लोगों की जरूरत है। एक उसको चाहिए, एक तो उसको चाहिए फ्लैग, फ्लैग मैन, ठीक है। एक उसको चाहिए फ्लैग मैन, और जो दूसरा उसको चाहिए ना, वो उसको चाहिए जंजीर मैन, ठीक है। चेन मैन, जंजीर मैन, जो भी मैं सिंपल वर्डिंग में बोल रही हूँ, समझ नहीं आए तो फिर पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। सिंपल वर्डिंग में इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए चीजों की। अब क्या है कि यहाँ पे एक रेवेन्यू ऑफिसर है भाई, ठीक है। ये एक रेवेन्यू ऑफिसर है, इसने अब इसकी पैमाइश करनी है। अब पैमाइश करने के लिए इसको दो तरह के लोग चाहिए, एक इसको फ्लैगमैन चाहिए और एक इसको जंजीर मैन, जंजीर मैन। अब ये लोग इसको किसने प्रोवाइड करने हैं, ये लोग इसको देने हैं लैंड ओनर ने। ये जो लोग होंगे ये इसको कौन देगा, इसको लैंड ओनर देगा, लैंड ओनर ने इसको ये वाले लोग देने हैं, ठीक है। अब लैंड ओनर ने के पास अगर ये लोग नहीं है, उसने नहीं दिए, अगर इसने खुद अरेंज करने हैं, रेवेन्यू ऑफिसर जो है अगर वो खुद अरेंज करेगा, तो फिर जो इसके चार्जेस होंगे ना, इन बंदों को जो पे करना है, वो पैसे फिर वो लैंड ओनर से लेगा, लैंड ओनर उसके पैसे देगा, ठीक है, इस लेबर के। अब क्या हो गया कि आपके पास फ्लैग मैन भी आ गए हैं, आपके पास चेन मैन भी आ गए हैं। अब आपने स्टार्ट करनी है। अच्छा, अब जंजीर इतनी बड़ी तो नहीं होती ना कि वो 1 एकड़ से लेके दूसरे एकड़ तक पूरी लंबी जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अब जो जंजीर मैन है ना, उसने क्या किया है, जंजीर मैन को ब्लैक से शो करते हैं, ठीक है। अब जो जंजीर मैन है ना, उसने क्या किया, उसने यहाँ से पैमाइश करनी स्टार्ट किया। अब जंजीर इतनी बड़ी नहीं थी, वो यहाँ पे आके खत्म होगी। तो क्या होगा, यहाँ पर दूसरा बंदा आएगा, इसको मैं ब्लू से कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा बंदा आएगा, वो उसने यहाँ पर फ्लैग लेके खड़ा होना है, ठीक है। अब यहाँ तक पैमाइश हो गई है, तो यहाँ पर दूसरा बंदा आया है, उसने वो क्या किया, उसने यहाँ पर फ्लैग मैन जो है वो फ्लैग लेके खड़ा हो गया। फिर वो जो जंजीर वाला बंदा था, उसने क्या किया, फिर उसने आगे जो है, इससे आगे पैमाइश स्टार्ट की, ये बुर्जी तक हो गई। फिर यहाँ पर एक फ्लैग मैन आएगा, ठीक है। फ्लैग मैन क्या करेगा, यहाँ पर अपना फ्लैग लेकर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सबका जो है वो पूरी एकड़ की पैमाइश की जाएगी, फिर बुर्जी टू बुर्जी हिसाब लगाकर जिसकी जमीन जितनी जितनी होगी उसके हिस्से में डिवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। आई थिंक इन चीजों की आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। जिस चीज की समझ नहीं है मेरे से ना कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पे आपको सिखाया है कि किस तरह से मेजरमेंट करनी है, ठीक है। मेजरमेंट, आपके पास एक जमीन होती है, उसमें बुर्जियां लगी होती हैं, वहां पे नुक्कड़ में एक सरहद होता है जहां पर 3 विलेज जो होते हैं वो मिल रहे होते हैं, वहां से स्टार्ट की जाती है पैमाइश करनी। उसके लिए आपको दो तरह के लोग चाहिए होते हैं, एक फ्लैग मैन होते हैं, दूसरे चेन मैन होते हैं। ये आपको लैंड ओनर अरेंज करके देता है लेबर। अगर वो नहीं देता, अगर रेवेन्यू ऑफिसर खुद अरेंज कर रहा है, देन भी उसकी जो पेमेंट होगी ना, वो पेमेंट लैंड ओनर ने ही करनी है। उनके जो वो जो काम कर रहे हैं, उनकी जो मेहनत होगी, उजरत होगी, वो लैंड ओनर ही देगा, ठीक है। इसमें हमने ये बात की। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते सेक्शन 120 की तरफ। तो 120 में कहता है प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है, सर्वे सॉरी। प्रोफेशनल सर्विस का मतलब, सर्वे का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई इस तरह की जमीन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई टेढ़ी मेढ़ी सी जमीन है, मतलब ऐसे है, ऐसे, ठीक है। मैं एक मिनट बना देती हूँ। यहाँ पे ऐसे कोई टेढ़ी मेढ़ी सी कहीं जा रही है, कहीं जा रही है। अब जो रेवेन्यू ऑफिसर है ना, उसको समझ नहीं आ रही कि भाई मैं इसका सर्वे कैसे करूं, मैं कैसे इसकी मेजरमेंट करूं, उससे नहीं हो रही, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थ्रू नोटिफिकेशन एजेंसी से कोई बंदा बुलाएगा जो प्रोफेशनल होगा, वो फिर आके इसकी मेजरमेंट करेगा, ठीक है। होगा रेवेन्यू, वो रेवेन्यू ऑफिसर में से नहीं होगा, हो, ठीक है, इस डिपार्टमेंट में से नहीं होगा, कोई प्रोफेशनल बंदा होगा, किसी एजेंसी से बुलाएगा, और वो जो है वो क्या करेगा, इसकी मेजरमेंट करेगा। यहाँ पे 120 के अंदर आपको ये बात बताई गई है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं 121 की तरफ। 121 में कहता है कि पावर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू मेक रूल। अच्छा, अब कह रहा है कि यहाँ पर 21 के अंदर के जो आपने बाउंड्रीज लगानी है, ठीक है। पीछे हमने बार बार पढ़ा है, हर चीज में पावर की बात आ रही है, तो आप जरा ये भी याद रखिएगा कि हम अब ये ना हो कि वो आपसे पावर का पूछे और आप बस पावर का दे के किसी भी सेक्शन पे टिक कर देना,
ठीक है, हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं ना, उस चैप्टर के लास्ट में हमने उस चैप्टर में जो डिस्कस किया होता है ना, उसके रिलेटेड जो पावर होती है ना, कि अब ये जो काम कर रहा है तो इसकी पावर किसके पास है, तो उसको हम बताते हैं। अब इसके अंदर हमने पढ़ा बाउंड्रीज के बारे में, तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पर वो बात कर रहा है कि जो बाउंड्रीज बनाने की पावर है, बाउंड्रीज के लिए जो रूल्स बनाने की पावर है, वो किसके पास है, तो वो बीओआर के पास है। ठीक है, बाउंड्रीज के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं 121 में, वो कहता है उसकी पावर भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है सेक्शन 122। 122 में कहता है इफेक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ बाउंड्रीज। ठीक है, यहाँ पर हमने बात करनी है कि इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक रेवेन्यू ऑफिसर है, उसने एक बाउंड्री है वो फिक्स कर दी है। ठीक है, वो आएगा मतलब फिक्स कर देगा। अब रेवेन्यू ऑफिसर ने जब बाउंड्री उसने लगाई है तो फिर उसने सबको बताना भी है। फॉर एग्जाम्पल उसने ये एक लगाई है, ठीक है, वो आया है, उसने यहाँ पर की है। ठीक है, अब ये उसने ना यहाँ पर कुछ कर दिया, यहाँ पर उसने एक बुर्जी लगा दी है, एक बुर्जी यहाँ पर लगा दी है। ठीक है, यहाँ पर लगा दी है, तो वो बताएगा उनको कि ये वाली बुर्जी बुर्जी वाली जो है ना, ये किसकी जमीन है, ये ए की जमीन है भाई, ये वाली बी की है, और ये वाली सी की है। ठीक है, ये चीज भी बताएगा। और इसके साथ एक और बात भी यहाँ पर सेक्शन 122 में की गई है। अगर तो ऐसा हुआ है कि ये जो था ना, मतलब यहाँ पर हमने बनाया ना कि जमीन की बात की गई है। ठीक है, ये एक जमीन है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो बी था ना, इसकी ये बुर्जी थोड़ी बहुत हिल हुल गई है, इसकी जो जमीन थी ना वो इधर चली गई है ए के पास। ठीक है, तो उसने क्या करना है, उसने उससे कब्जा भी छुड़वाना है, ए से उसने कब्जा छुड़वा के बी को उसकी जमीन वापस भी करवानी है। ये भी आपको सेक्शन 122 के अंदर बताया गया। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 123 की तरफ। तो सेक्शन 123 में कहता है कि पावर ऑफ फिक्स बाउंड्रीज बिटवीन रिवरेशन स्टेट। अब इसको ना जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। आपने देखो होगा कुछ जमीनें ऐसी होती हैं जो एक तरफ भी जमीन होती है, दूसरी तरफ भी, और सेंटर से दरिया गुजर होता है। फिर आपको इस चीज का भी पता होगा कि मोस्टली आपने सुना होगा कि दरिया जो होता है वो अपना रुख मोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जब दरिया अपना रुख मोड़ते हैं ना, जो दूसरी कुछ जमीनें जो होती हैं वो उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम से ये चीज क्लियर कर देती हूँ। अच्छा, वो कह रहा है कि पावर टू फिक्स बाउंड्रीज बिटवीन रिवरेशन स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है, ये आपके पास एक जमीन है, ठीक है, ये आपके पास दूसरी जमीन है। ठीक है, एक मुहाल आपके पास ये है, ठीक है, और दूसरा मुहाल आपके पास ये है। अब ये वाली जमीन है ए की, और ये वाली जमीन है बी की। ठीक है, और सेंटर से गुजर रहा है रिवर। ठीक है, ये क्या सेंटर से गुजर रहा है, दरिया। सेंटर से क्या गुजर रहा है, दरिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर, अब मैं इसको आगे डिटेल में आपको समझाऊंगी। अब यहाँ पर ना सेक्शन जो आपका 123 है, उसमें बात की गई है 123 के अंदर कि अगर इस तरह की कोई जमीन है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपको ये ऑर्डर देता है कि जाके परमानेंट बाउंड्री जो है वो लगा के आओ, पता चले ये जमीन इसकी है, ये जमीन इसकी है। ये काम वो किसके जिम्मे लगाता है, कलेक्टर के जिम्मे। ठीक है, कलेक्टर को वो कहता है कि परमानेंट बाउंड्री बना के आओ, ये जमीन इसकी है, ये जमीन इसकी है। और अच्छा, कलेक्टर के पास ऑर्डर तो आ गया है, लेकिन कलेक्टर वो परमानेंट बाउंड्री जो है वो कमीशन की परमिशन के बगैर नहीं लगा सकता। अगर कमीशन इम्प्रूवमेंट देगा देन वो जाके वहां पे लगाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर बात की गई कि अगर कोई जमीन है, रिवरस जमीन है, तो आपने क्या करना है, वहां पर जाके परमानेंट बाउंड्री लाइन लगा देनी है। इसका ऑर्डर आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर काम आप तब करेंगे जब कलेक्टर को कमिश्नर जो है वो इसकी अप्रूवमेंट देगा। ठीक है, यहाँ पर ये बात की गई थी। उसके बाद आपका आ जाता है 124। अब सेक्शन जो 124 है, इसके अंदर बात की गई इफेक्ट ऑफ फिक्सिंग बाउंड्रीज। ठीक है, अब देखिए रिवरेशन हो रही है। ठीक है, रिवरेशन हो रही है, आपके पास ये एक जमीन है, दोबारा बनाते हैं। आपके पास एक, वो मैंने पीछे डायग्राम बनाई ना, उसको अपने माइंड में रखिएगा। एक जमीन थी, वहां पर एक साइड पे ए था, एक साइड पे बी था, जैसे ये मैंने बनाई भी है। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ है कि जो दरिया है ना, उसने अपना, अब ये ए की जमीन है, ठीक है, और जो बी है ना उसकी जमीन ऐसे हो गई है, और जो दरिया है उसने इस तरह से अपना रुख जो है वो चेंज कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ है कि जो जमीन थी ए वाली वो इसके पास आ गई है। ये जमीन किसकी है, ए की है, ये भी ए है। ठीक है, ये आपका बी है। तो अब जमीन ये है तो ए की, लेकिन इसके ऊपर होल्ड किसका है, बी का है।
ये किसके कब्जे में है? बी के कब्जे में है। ये जमीन किसके कब्जे में है? बी के कब्जे में है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। जमीन किसके कब्जे में है? जमीन बी के कब्जे में है। जमीन किसके कब्जे में है? जमीन बी के कब्जे में है। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर। तो ठीक है, अब जो बी है ना वो इसके ऊपर कल्टीवेशन कर रहा है। बी क्या कर रहा है इसके ऊपर? कल्टीवेशन, मतलब कि जो बी है ना वो इसके ऊपर काश्तकारी कर रहा है। ठीक है, तो जो कलेक्टर होगा ना वो एक रिटर्न ऑर्डर फॉर्म करेगा कि जमीन तो एक ही है, लेकिन जब तक ये काबिले काश्त है तब तक ये बी के पास रहेगी। ठीक है, और जब ये काबिले काश्त नहीं रहेगी, काश्त के काबिल नहीं रहेगी, तब इसको ए के हवाले कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ पे कि उसने कहा कि दरिया ने रुख काटा, ए की जमीन बी के पास आ गई, तो वो जो जमीन थी अब उसको बी ने उसके ऊपर खेती बाड़ी करके उसको काबिले काश्त बनाया है। तो जो वो काबिले काश्त हो रही है, कलेक्टर ने उसको रिटर्न फॉर्म में ऑर्डर दिया है, जमीन एक ही है लेकिन जब तक काबिले काश्त रहेगी तब तक बी के पास रहेगी, बी ही इसको लेगा। ठीक है, और जब ये काबिले काश्त खत्म हो जाएगी, इसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं होगी, देन ये ए को ट्रांसफर कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको 124 के अंदर उसने ये बात बताई है। ठीक है, उसके बाद 125 पे आ जाए। 125 में वो कहता है कि एप्लीकेशन फॉर इमीडिएट ट्रांसफर राइट। क्या वो जिस बंदे की थी ना जमीन, अब जमीन तो थी ए की, ठीक है, जमीन ए की थी, लेकिन वो बी के पास चली गई, अब बी उसके ऊपर काश्तकारी कर रहा है। तो जो ए है ना वो एप्लीकेशन दे सकता है, वो कहता है कि बी ने उसके ऊपर जो काश्तकारी की है, जो कल्टीवेशन किया, उसका जो खर्चा आया है मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, मुझे मेरी जमीन वापस करें। अब कलेक्टर की मर्जी है कि वो उसकी दरखास्त को रखता है या खत्म करता है। अगर वो उसकी दरखास्त को रख रहा है, अगर उसने उसकी दरखास्त को क्या किया है, रख लिया है, तो फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 126 की तरफ। 126 में फिर वो क्या करवाएगा? कंपेंसेशन करवाएगा। कंपेंसेशन करवाएगा। इसमें क्या करेगा? उस बंदे से पूछेगा तुम्हारा कितना खर्चा आया है, क्या नहीं आया, इससे वसूल करना है सारा कुछ। ठीक है, उसकी जमीन उसको वापस कर देगा, जो पैसे होंगे वो रख लेगा। अगर वो जो बी है वो पैसे नहीं ले रहा, तो वो पैसे गवर्नमेंट के पास पड़े रहेंगे, जब वो चाहे आके पैसे ले सकता है, लेकिन एक ही जमीन उसको रिटर्न करवा देगा। ठीक है, और उसके खिलाफ जो कार्रवाई होती है ना इसमें, वो होती है सेक्शन 24 जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1894। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 है, उसका सेक्शन 24 के मुताबिक इसके अंदर जो कंपनसेशन है ना वो उसके अकॉर्डिंग करवाया जाता है। ठीक है, फिर आ जाए सेक्शन 127 की तरफ। इसमें बात की गई है वॉलेंट्री ट्रांसफर। ठीक है, कि वॉलेंट्री ट्रांसफर मतलब कि अगर ए चाहे ना तो वो कहे कि चलो अब वो काश्तकारी कर रहे, करने दो, कोई मसला नहीं है, या फिर बी कह दे कि नहीं जमीन उसकी थी, मैंने काश्तकारी नहीं करनी, ले लो। इसमें फिर कलेक्टर का कोई अमल दखल नहीं है, कलेक्टर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, कलेक्टर उनके मामले में जाके नहीं बोलेगा, उनकी मर्जी है, बेशक वो एक दूसरे को अपनी जमीन जो है वो दे दें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है 128। 128 के अंदर बात की गई है राइट ट्रांसफर टू बी लाइबल टू ऑल द इंसिडेंट ऑफ टेन्योर। अच्छा, अब वो यहाँ पर कह रहा है कि अब जमीन, पता है हम वही पढ़ रहे हैं कि जमीन के ऊपर टैक्स होता है, लैंड रेवेन्यू होता है। अब जमीन एक ही थी, उस पे काश्तकारी बी कर रहा है, तो रेवेन्यू कौन देगा उस जमीन का? अब ये जो छोटा सा टुकड़ा जो उसके पास चला गया है, इस जमीन का रेवेन्यू कौन अदा करेगा? कब्जे तो बी में है ना, बी इसके ऊपर, कब्जा इसके ऊपर बी का है, लेकिन जमीन एक ही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक इसका रेवेन्यू देगा। मैंने क्या कहा था पीछे आपको कि जो रेवेन्यू होता है वो जमीन पे नहीं होता, वो प्रॉफिट पे होता है, कि आपने उस जमीन के ऊपर जितनी काश्तकारी की है उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट गेन हो रहा है, उसके ऊपर। अब प्रॉफिट तो बी को गेन हो रहा है क्योंकि काश्तकारी बी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि लैंड रेवेन्यू जो है वो बी अदा करेगा। बड़ी सिंपल सी चीज, अगर पीछे आपने, आपको याद है ना पीछे जो पढ़ाया है, तो फिर आपको पता होगा। मैंने कहा था कि जो ये टैक्स होता है ना रेवेन्यू वाला, ये जमीन पे नहीं होता, ये जमीन के ऊपर जो आपने काश्तकारी की है उससे आपको जो नेट एसेट हासिल हो रही होती है उस पर होता है। ठीक है, अब उसको प्रॉफिट यहाँ पर काश्तकारी बी कर रहा है, प्रॉफिट बी को हासिल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू भी बी अदा करेगा। इसके बारे में आपको 128 बताते हैं। 129 बताता है कि इसके लिए जो हम, मतलब जितनी भी बाउंड्रीज हमने बनाई, जो कुछ भी हमने किया, उसके लिए जो भी कॉस्ट लगेगी वो लैंड ओनर अदा करेगा। ठीक है, फिर वो 130 में कहता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो लैंड ओनर से पैसे ना ले, वो अपने खाते से भी कर सकती है। ठीक है, 130 में ये बात की गई है। 131 में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है कि अगर हमने वो बुर्जियां लगाई हैं, ठीक है, तो उसकी हिफाजत किसने करनी है, उसके तबाही का ख्याल और वो सारा कौन रखेगा? तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि लैंड ओनर उसका ख्याल रखेगा। ठीक है, 132 में कहता है रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि अगर हमने जो बुर्जियां लगाई हैं वो खराब हो गई हैं तो उसकी रिपोर्ट किसने करनी है? उसकी रिपोर्ट लंबरदार ने रेवेन्यू ऑफिसर को करनी है। रेवेन्यू ऑफिसर ने 30 दिन का टाइम देना है उसको,
जो लैंड ओनर होगा कि भाई मेरे पास ये रिपोर्ट आई है, तुम्हारे लंबरदार ने की है कि तुमने जो बुर्जियां थी ना वो खराब हो गई, तुम उसकी मुरम्मत करवाओ, ठीक है। 30 दिन का टाइम होगा, अगर वो नहीं करवाता तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो उसके ऊपर फाइन कर सकता है। रेवेन्यू ऑफिसर क्या कर सकता है, उसके ऊपर फाइन कर सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है, मतलब फाइन ना भी करे ना तो यहाँ पर एक चीज और याद कर लें, अगर 30 दिन के अंदर वो नहीं करेगा ना तो फिर जो आपका होगा ना यहाँ पर, बल्कि आप वही चीज याद रखें, अगर 132 में कहता है कि रिपोर्ट कर दिए लंबरदार ने रेवेन्यू ऑफिसर को कि जो आपने बुर्जियां बनवाई हैं वो खराब हो गई हैं, 30 दिन का उसने टाइम दिया लैंड ओनर को कि भाई तुम इनको रिपेयर करवाओ, अगर उसने रिपेयर नहीं करवाया तो रेवेन्यू ऑफिसर उसको खुद रिपेयर करवाएगा और जो उसका खर्चा होगा उसके पैसे लैंड ओनर से वो वसूल कर लेगा। फिर वो तो आपको पता है कि उसने कैसे वसूल करना है, हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास सेक्शन 39। सेक्शन 39 में बात की गई है कि लैंड की मेजरमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं। लैंड की मेजरमेंट दो तरीकों से की जाती है, जो आपने रेवेन्यू ऑफिसर ने जाना है लैंड की मेजरमेंट करने, उसने किस तरह से करनी है, दो तरीकों से, या तो स्क्वायर फॉर्म में कर सकता है, या जो उसने नक्शा उसका बनाना है या उसकी जो मेजरमेंट होनी है, ठीक है, वो सारा स्क्वायर की फॉर्म में या रेक्टेंगल की फॉर्म में। ये आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बताता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपको गवर्नमेंट की परमिशन के थ्रू, गवर्नमेंट से पहले वो परमिशन लेता है, फिर बताता है कि जमीन की जो आपने पैमाइश करनी है वो स्क्वायर में उसका नक्शा बनेगा, रेक्टेंगल में बनेगा, ठीक है। 134 में क्या जाता है, पिनैलिटी। पिनैलिटी मतलब ये कि अगर बाउंड्रीज बनाई हैं और बाउंड्रीज को किसी ने खत्म कर दिया जानबूझ के, या उसको खराब कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, उसको तबाह कर दिया, तो उसके ऊपर फिर फाइन लग जाएगा। फाइन कितना होगा, 500, ठीक है। और 500 ये नहीं है कि आपकी जो जमीन है वो 1 एकड़ आपकी जमीन है, ठीक है, आपकी जमीन 1 एकड़ है और उसके अंदर 6 बुर्जियां लगी हुई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपने 6 की 6 बुर्जियां जो है उसको आपने रिमूव किया है तो आपके ऊपर सिर्फ 500 फाइन होगा, नहीं, 5 को मल्टीप्लाई कर लें 6 से, उतना फाइन होगा आपके ऊपर, ठीक है। ये इस चैप्टर में इतना ही था। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम पार्टीशन भी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह कल कोशिश यही होगी कि आपका कंप्लीट हो जाए। बाकी जिस चीज की समझ नहीं है तो क्वेश्चन में पूछ ले करें आप लोग। आप लोग तो ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे हर चीज आप लोगों को हिफ्स होती जा रही है, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।